आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के रावण का चबूतरा से श्री राम मैदान में 9 दिवसीय शिल्प समागम मेले का आगाज हुआ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने दीप जलाकर मेले का शुभारंभ किया। पहले शिल्प समागम मेले का आयोजन ग्वालियर में किया गया, वहीं 5वें शिल्प समागम मेले का आयोजन सूर्य नगरी जोधपुर में किया जा रहा है। मेले में विभिन्न राज्यों से पहुंचे शिल्पी अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन और उनका विक्रय करेंगे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि शिल्पियों के जीवन को बेहतर और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश भर में शिल्प मेलों का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार पैदा कर सकें, ऐसे दस्तकारों को, ऐसे शिल्पकारों को सहयोग करने के दृष्टिकोण से अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया है। हम सबके संज्ञान में होगा मुद्रा योजना। सामान्य ऐसे काम करने वाले कारीगरों को आर्थिक संबल प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रारंभ की गई थी। अभी आदरणीय CMD साहब ने बताया कि किस तरह से भारत सरकार के सहयोग से ऐसे डाउन ट्रोडन सोसाइटी के में जन्म लिए दस्तकार या शिल्पकार, उन लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, उनको मार्केटिंग का अवसर प्रदान करते हुए उनको सहयोग करके नए मार्केट से सुलभ कराने के दृष्टिकोण से ये जो शिल्प के जो समागम जैसे आयोजन किए जाते हैं। कि राजस्थान के लगभग आबादी के 70% परिवारों से हमारा विभाग जुड़ा हुआ है और 1 करोड़ से अधिक के करीब लाभार्थी हमारे विभाग से राजस्थान में हैं। बड़ा विभाग है। हमारे जो महापुरुष थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अंत्योदय का मंत्र दिया था, उसको साकार करने का सबसे बड़ा विभाग अगर कोई है तो ये सामाजिक अधिकारिता विभाग है। और आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार ने अंत्योदय से सूर्योदय की परिकल्पना की, उसको साकार करने के लिए भी इस प्रकार के मेले का आयोजन जो है ये सार्थक सिद्ध साबित होता है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल भवन में संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतिम छोर तक आमजन को पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर रखते हुए आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या का समाधान हर हालात में करना होगा। इसके लिए विभाग के अधिकारी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें और कंटीजेंसी प्लान तैयार करने के साथ साथ आमजन को राहत दिलाने के हर संभव प्रयास करें। बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य, बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा, बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, सिकराय विधायक विक्रम मंशीवाल, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि और मुख्य अभियंता उपस्थित रहे। आज हमने यहाँ पे आने वाले जो 2 महीने के अंदर जो समस्या आने वाली है, विशेषकर पानी की इस गर्मी के मौसम में, उसमें किस तरह से हम एडवांस क्या तैयारी करें, इसके लिए हमने ये बैठक की है। इसके साथ साथ जो हमारा पूर्व में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विशेष एक अभियान चलाया था 2019 में कि हर घर में पानी पहुँचाए, उस योजना की क्या स्थिति है, किस तरह से इस योजना के अंदर 5 साल में हम किन कारणों से हम 33वें स्थान पर चले गए, आगे किस तरह से इसमें हमारी प्रगति आए, ये सब लेके आज ये सभी हमारे अभियंताओं के साथ मैंने बैठक की है और इसके अंदर हमने सबने मिलकर उसका समाधान भी ढूंढा। कोशिश करें कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो। सारे अधिकारियों को लेके जिला वाइज जिसको जो जिम्मेदारी दी है उन सब अधिकारियों को लेके आज ये बैठक की गई है। हमारे पिछले 5 साल में हमारे क्षेत्र में सभी पूरी राजस्थान की विधानसभा में जल जीवन मिशन से लेके अन्य कितने डिपार्टमेंटों के द्वारा के योजनाओं के द्वारा हर घर तक नल हो, हर घर में जल की व्यवस्था हो, उसकी योजनाएं आई, लेकिन उस पर आगे बढ़ते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। इस दौरान खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सवाल पर कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ी संख्या में नाम जोड़े जाएंगे। NFSA पोर्टल से 8 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा, 4,50,000 दिव्यांगों को जोड़ा जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी कमल के निशान पर चुनाव लड़ेगी। कमल का निशान ही श्रीगंगानगर लोकसभा का उम्मीदवार होगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 उसके नियम के तहत है कि किसी भी स्टेट की जो आबादी है जो सेंसस में ली गई है उसमें हर स्टेट का कोटा फिक्स है। उसमें राजस्थान का 4 करोड़ 46 लाख है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा कि केंद्रीय मंत्री जी को कि आबादी बढ़ते हुए देखते हुए और उसमें कुछ हमें संशोधन करके कुछ सहूलियत दी जाए। और दूसरा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर जिले के दौरे पर है। इस दौरान मंत्री खराड़ी ने डूंगरपुर, चौरासी और सागवाड़ा में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया।
सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री खराड़ी का स्वागत किया। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के जीत के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान विभिन्न बीजेपी पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने जटेरी धाम के दर्शन किए। बेडम ने जटेरी धाम के प्राचीन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। वहीं धाम के महंत विपिन बिहारी दास महाराज ने मंत्री और जिला कलेक्टर को विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करवाई। दर्शन के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन महेश शर्मा मौजूद रहे। मंत्री बेडम ने जटेरी धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जटेरी धाम प्रमुख धामों में से एक है और इसके विकास होने से स्थानीय लोगों को भी जीवन यापन करने के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान निकटतम इलाकों में व्यापार, आमजन के लिए रोजगार और अन्य प्रकार के अवसर प्रदान होंगे, जिससे आमजन के जीवन जीने की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ये जटेरी धाम में हसन बिहारी जी का मंदिर है। ब्रिज परिक्रमा मार्ग का प्रमुख पड़ाव स्थल भी है और पुरातन समय से यहाँ साधु संत तपस्या करते आए हैं। आज यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से धार्मिक आयोजनों से और धार्मिक कार्य जब संपादित होते हैं तो समाज में सकारात्मक का संदेश और भाव पैदा होता है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार ने राजस्थान पर्यटन विभाग प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ को उदयपुर से माउंट आबू सर्वश्रेष्ठ सड़क स्थलों की श्रेणी में इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण पुरस्कार से दिल्ली में सम्मानित किया गया। इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से भारत के कई ऊर्जावान राज्य पर्यटन को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे और अवार्ड सम्मानित किया जाता है। देश भर में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए विषय पर गहन सत्रों के अलावा इंडिया टुडे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को वार्षिक पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए। राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने पुरस्कार ग्रहण करने के साथ ही राज्यों में पर्यटन रणनीति में संशोधन विषय पर पैनल चर्चा में विचार व्यक्त किए। प्रमुख सचिव ने पर्यटन में राज्य को 365 दिनों के गंतव्य बनाने, ऊंटों और उनके उत्पादों के महत्व, खगोल पर्यटन, ग्रामीण जीवन शैली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पर्यटन विभाग की नवीनतम पहलों और राज्यों में निवेश आकर्षित करने के उपायों के बारे में भी बताया। वहीं महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हुए कहा कि महिला गार्ड्स और होम गार्ड्स की तैनाती और सभी हितधारकों को जागरूक करके सक्षम वातावरण का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक कराने वाले मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर लिया है। आरोपी ने गैंग में शामिल अन्य सदस्यों के जरिए अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपए लेकर पेपर पढ़वाया था। वो 18 साल से नकल और पेपर लीक करा रहा है। इसकी गैंग में शामिल चूरू निवासी पंकज चौधरी उर्फ यूनिक भामू भनक लगने पर विदेश भाग गया। वहीं एसओजी की 12 टीमों ने पूर्व में गिरफ्तार शिक्षक राजेंद्र यादव और पटवारी हर्षवर्धन के जयपुर, दौसा और भरतपुर के ठिकानों की सर्च किए, जिसमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी और परीक्षाओं की सामग्री मिली है। इस प्रकरण में अब तक 30 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो पिछला जेईएन भर्ती केस चल रहा है उसी के अनुसंधान के सिलसिले में 8 जगह तो जयपुर में और 3 जगह दौसा और 1 जगह भरतपुर में जो राजेंद्र यादव टीचर अरेस्ट हुए हैं उनकी बहुत सारी संपत्तियों का पता चला है। इसी तरह हर्षवर्धन की बहुत सारी संपत्तियों का पता चला है। जगह जगह जो कागज़ मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, वो हम लोग कलेक्ट करके लाए हैं। फर्दर उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें से जो हमारे काम की होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है वो है, आपने पहले कवर किया होगा, इसी जेईएन भर्ती में जगदीश बिश्नोई उर्फ जगदीश जानी, उसकी गिरफ्तारी परसों शाम को उसको जवाहर कला केंद्र के पास से राम सिंह जी और बजरंग सिंह की टीम ने उसको पकड़ा था सूत्र की सूचना पे। जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक कराने के मामले में एसओजी की गिरफ्त में आए शिक्षक राजेंद्र यादव और पटवारी हर्षवर्धन के जयपुर, दौसा और भरतपुर के ठिकानों पर सर्च किया गया। सर्च में राजेंद्र के नाम जयपुर में प्लॉट मिले हैं, जिनकी बाजार में कीमत 15 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। जांच में यादव के नाम से अन्य संपत्ति की जानकारी सामने आई। एटीएस एसओजी की एडीजी वीके सिंह ने बताया कि पटवारी हर्षवर्धन की ससुराल उज्जैन मिलकपुर में
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड और स्कैन शुदा प्रश्न पत्र की फोटो प्रतियां मिली है। गोवर्धन वाटिका दौसा निवास में सहायक जन संपर्क अधिकारी, पटवारी भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड के दस्तावेज मिले हैं। वहीं जयपुर में SKIT कॉलेज के पास वाले और सालमपुर दौसा वाले मकान को सील किया गया। आज जो पिछला JEN भर्ती केस चल रहा है, उसी के अनुसंधान के सिलसिले में 8 जगह तो जयपुर में और 3 जगह दौसा और 1 जगह भरतपुर में जो अरेस्टेड एक्यूज्ड हैं उनके रिलेटेड जो ठिकाने हैं जहां हमें ऐसा अंदेशा था कि जहां से कोई एविडेंस हमें मिल सकता है, और इनके बारे में, इनकी संपत्तियों के बारे में, इनके लिंकेजेज के बारे में और जो अपराध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिल सकते हैं, तो उसको लेके आज सुबह छापामारी हुई थी। अलवर में केरल स्टोरी जैसा मामला सामने आया जिसमें पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली हिंदू लड़कियों ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके साथ रहने वाले मुस्लिम लड़कियों ने मुस्लिम युवकों से दोस्ती करने और धर्म परिवर्तन करने की और निकाह करने का दबाव बनाया। बात नहीं मानने पर धमकी दी गई। इससे परेशान युवतियां पुलिस थाने पहुंची और मामले की लिखित शिकायत दी गई। 2 दिनों तक अलवर पुलिस ने मामले को दबाए रखा। मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को भी नहीं दी गई। ऐसे में युवतियों ने मीडिया से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत इस संबंध में संबंधित थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई। मामले में धर्म परिवर्तन करने, शादी के लिए जबरन दबाव बनाने, छेड़छाड़ करने सहित विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की। 3 को गिरफ्तार किया। मामले में काजल, सकीना और वारिस शामिल हैं। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। इनसे पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। देखिए, जो है 27 तारीख को 2 लड़कियां जो हैं थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं तो ये जो लड़का है वसीम, ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवार पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम है, इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां बहरावंडा गांव में नकाबपोश बदमाश ने बैंक लूट का प्रयास किया, लेकिन बैंक की तिजोरी नहीं खोलने से करीब 26 लाख रुपए की नकदी चोरी करने में असफल हो गए। बदमाश बैंक के पीछे से जाली तोड़कर बैंक में घुसे और बैंक में पैसों को लूटने के लिए ताले तोड़कर बैंक की तिजोरी को काटने का प्रयास किया, लेकिन तिजोरी को खोलने में नाकाम रहे। जो सफलता नहीं मिली तो वहां से फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने CCTV से बचने के लिए केबल को काट दिया। जब बैंककर्मी ऑफिस पहुंचे तो घटना का पता चला, जिसकी शाखा प्रबंधक उमेश सिंह ने सिकंदरा पुलिस थाने में सूचना दी। इसके बाद सिकंदरा थाना प्रभारी महावीर सिंह मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया गया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। कोटा के आदर्श नगर में 32 लाख रुपए कीमत की सफारी गाड़ी को चोर चुरा कर ले गए। वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आए, जिसमें बेखौफ बदमाश चोरी की वारदात करते नजर आते हैं। जानकारी के मुताबिक जयपुर निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज शुक्ला अपने भाई RS विपुल शुक्ला से मिलने के लिए कोटा पहुंचे थे। वो गाड़ी को घर के बाहर खड़ी कर अंदर गए। इसके बाद शहर बाहर से उनकी सफारी गायब हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झालावाड़ के रायपुर में 30 साल पहले बने चमली बांध का काम करने वाली कंपनी के बकाया 70 लाख वसूलने के लिए कमर्शियल कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए। कमर्शियल कोर्ट ने ठेकेदार के मूल बकाया 70 लाख और ब्याज पेनल्टी सहित कुल 1 करोड़ 84 लाख रुपए वसूली के आदेश दिए। आदेश के अनुसार कोटा जिला कोर्ट की टीम झालावाड़ पहुंची और चमली नहर परियोजना के ऑफिस को सील करने की कार्रवाई की। भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी बांसवाड़ा के अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि 30 साल पहले चमली बांध बनाया गया था, जिसका भुगतान समय समय पर मिला है, लेकिन कार्य पूरा करने के बाद भी अंतिम भुगतान 70 लाख रुपए नहीं मिला। कोटा वाणिज्य कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट कोटा से मैं
एक वारंट कोड की मिला है मुझे ऑर्डर 21 रूल 30 में भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम अधिशासी अभियंता चावली इरिगेशन प्रोजेक्ट में। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने कोई काम किया होगा, इतना तो हमें नहीं पता होता, लेकिन 1,84,92,811 रुपए का वारंट मुझे मिला है। बजरी खनन और परिवहन से जुड़े माफियाओं का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। टोंक में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का पुलिस ने पीछा करने के दौरान टायर निकल गया, फिर भी चालक ने ट्रैक्टर नहीं रोका और पूरी सड़क पर बजरी बिखेर दी। वहीं पुलिस और लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा किया। पीछा करने के दौरान ट्रैक्टर की बाईं ओर के हिस्से का बड़ा टायर खुल गया। इसके बावजूद चालक स्टेपनी पर कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाता रहा। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद चालक युवक को हिरासत में लिया गया। इस दौरान मौके पर दर्जनों लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजमंद के कुवारिया में नरसिंह तलाई पर पतवारी पूजन के दौरान मधुमक्खियों ने अचानक से हमला बोल दिया, जिसे छोटे बड़े 100 लोगों के डंक लगने से 17 लोग घायल हो गए। इनमें से 4 गंभीर घायलों को आरके अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान कैलाश चंद्र कीर ने बताया कि कुवारिया में कीड़ समाज का पतवारी पूजन का कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक मधुमक्खी ने हमला बोल दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। घायलों को कुवारिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। वहीं घटना में 4 गंभीर घायल हुए। सूचना पर कुवारिया थाना अधिकारी सोनाली शर्मा और पुलिस टीम भी अस्पताल मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। ऊपर बरगद के पेड़ पर भंवर बाबूजी बैठे हुए थे। तो मधुमक्खी उड़ने से कम 100 आदमी के घायल होने की सूचना मिली और उसमें 17-18 आदमी बहुत ज़्यादा घायल हुए। उसमें भी 4 आदमी बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। उनको एम्बुलेंस द्वारा आरके हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और अफरा तफरी मच गई समाज में। नीमका थाने के कांकरिया में युवक की बजरी के नीचे दबने से मौत का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि अवैध खनन माफियाओं ने युवक को बुलाकर उस पर बजरी गिराकर उसकी हत्या कर दी। वहीं जिला अस्पताल में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय की मांग को लेकर सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि अवैध खनन माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया गया। बंशीधर जी को रात को बुलाया नदी के अंदर और वहाँ पर बजरी के अंदर या वो जो मिट्टी है उसमें दबा के और उसको मार दिया गया। उसके चाचा को मैसेज किया कि आपका ऐसे भतीजा वहाँ पर। वो जब गया और उसको ढूंढा तो लगभग उसके करीब 1 फीट ऊपर मिट्टी थी और वहाँ पर एक एलएनटी थी और डंपर था। फिर बाद में ये वहाँ से उसको निकाला है जैसे तैसे करके और उसके बाद नीमका थाना कपिल हॉस्पिटल लेके आई, यहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। मेरे भाई को धोखे से बुलाया और बुलाने के बाद में इन्होंने एक तरकीब लगाई कि ऐसे तो अगर मारेंगे तो प्रशासन ने सोचेगा कि ये इन लोगों ने मारा है, लेकिन इन्होंने एक तरकीब लगाई। मेरे भाई को साइड में खड़ा किया और ऊपर से एलएनटी को इशारा कर दिया, एलएनटी मालिक को, कि आप इसको दबाओ, इसको ये जो ढावा है इस बजरी का जो ढावा इसको आप एलएनटी से ऐसे करो और ये तुरंत इसके ऊपर आएगा और हमारे शक भी नहीं होगा, प्रशासन को शक नहीं होगा कि इन्होंने मारा। कोटखावदा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने के अपराध में पोक्सो एक्ट मामले की स्पेशल कोर्ट क्रम 3 महानगर प्रथम में जज हेमराज गौड़ ने पूर्व से विवाहित अभियुक्त रमेश चंद निवासी गांव खेड़ाधानी महादेवपुरा को आईपीसी की धारा 506 में 2 साल और 10,000 रुपए और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 10 साल और 20,000 और धारा 5/6 के अपराध में 20 साल की सश्रम जेल और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि एफएसएल डीएनए जांच रिपोर्ट से अजन्मी शिशु का अभियुक्त ही जैविक पिता साबित हुआ। विशिष्ट लोक अभियोजक रचना मान ने राज्य सरकार की तरफ से 18 गवाह और 27 दस्तावेज प्रदर्शित करवाकर कोर्ट को बताया कि घटना को लेकर कोटखावदा थाने में 29 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। बकरियां चराने वाली पीड़िता के साथ अभियुक्त ने दुष्कर्म किया, जिससे वो गर्भवती हो गई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने 1 अप्रैल 2023 को रमेश चंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था।